Hello, good morning student. Myself Sunil Mantri and you are watching जागृति ऑनलाइन क्लासेज। और आप इस ऐप को डाउनलोड करके इसमें रेगुलर वीडियोस आपको मिलते जाएंगे। तो इन वीडियोस को देखने के लिए आपको जागृति क्लासेज का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वी स्टार्ट द केमिस्ट्री क्लासेज एंड द टॉपिक इज कंप्लीटेड मोल फ्रैक्शन। ये कंप्लीट किया था अपन ने लास्ट प्रीवियस क्लासेज में। अब आपको जो एक टॉपिक करना है वो पीपीएम है, इसका लास्ट टॉपिक है। कंसंट्रेशन का लास्ट टॉपिक है पीपीएम। अब पीपीएम का मतलब क्या होता है अपने पास? पी का मतलब क्या हो गया? पार्ट्स, और पी का मतलब क्या हो गया? पर, और मिलियन मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन, इसको अपन क्या बोलते हैं? पीपीएम। अब पीपीएम की जो वैल्यू है वो कैसे निकालनी है अपन को? पीपीएम इज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला ये अपने पास, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट या कंपोनेंट अपॉन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। और पार्ट्स का पीपीएम मिलियन, और मिलियन की वैल्यू कितनी होती है? 10⁶। तो जब अपन को इसकी डेफिनेशन बनानी है, डेफिनेशन में क्या बनाएंगे अपन? सॉल्यूशन के अगर 1 मिलियन पार्ट्स लेंगे, उसमें जो सॉल्यूट के पार्ट्स होंगे उसी को अपन क्या बोलेंगे? पीपीएम बोलेंगे। तो यहाँ डेफिनेशन में लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन और मिक्सर is known as ppm। तो इसी को अपन ppm बोलेंगे। अच्छा, इस यूनिट का जो यूज है अपन बहुत कम क्वांटिटी के लिए, जैसे अपन ब्लीचिंग पाउडर जो है पानी में डालते हैं पानी को प्योरीफाई करने के लिए, तो बहुत कम क्वांटिटी में उसका यूज़ करते हैं। या फिर कौन सी गैस यूज़ करते हैं? क्लोरीन गैस। इसका भी यूज वाटर में करते हैं लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत माइन्यूट हो, उसके लिए अपन जो टर्म यूज करेंगे वो कौन सी करेंगे? पीपीएम। और पीपीएम में पार्ट्स का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं, और इस पार्ट्स का मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई बाई 10⁶। और 10⁶ का मतलब हो गया 1 मिलियन। और 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्ट्स आएंगे उसी को अपन क्या बोलेंगे? पीपीएम। तो ये अपना लास्ट टॉपिक था कंसंट्रेशन का, वो आज कंप्लीट हो गया है। अब अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है अपना। तो नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो अपन सबसे अगला पार्ट जो स्टार्ट करेंगे, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है इसके बारे में बताएंगे। तो सॉल्युबिलिटी वर्ड का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपने मान लो एक कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर के अंदर अपन ने वाटर डाल दिया, ये वाटर डाल दिया। अब ये वाटर की क्वांटिटी अपन ने फिक्स कर दी, मान लो 100 ग्राम है। अब 100 ग्राम में मैंने अब शुगर डाला है, 20 ग्राम क्या डाल दिया है? शुगर डाल दिया 100 ग्राम के अंदर, और ये इजीली पूरा घुल गया, सॉल्यूबल हो गया। तो अपन कहेंगे 20 ग्राम जो शुगर है, सॉल्यूट है, वो 100 ग्राम वाटर के अंदर पूरा डिज़ोल्व हो गया। तो यहाँ जो सॉल्यूशन है पूरा अगर घुल जाता है, सॉल्यूबल हो जाता है, तो इससे जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कौन सा मिल सकता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये अगर कंप्लीट डिज़ोल्व होता है तो ही सैचुरेटेड बनेगा। तो अब सॉल्युबिलिटी अपन लिख सकते हैं, शुगर की 20 ग्राम सॉल्युबिलिटी है वो 100 ग्राम वाटर के अंदर है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शुगर के अलावा नमक भी इतना ही डिज़ोल्व हुए, सॉल्ट भी इतना ही डिज़ोल्व हुए। तो यहाँ मान लेते हैं सॉल्ट जो है वो 30 ग्राम डिज़ोल्व हो गया, तो उस सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी हो गई वो कितनी हो गई? 30 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं कि भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन वही होता है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व इन ए फिक्स क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज नॉन एज सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ अपन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ
amount of solute dissolve in fixed amount of solvent is known as solubility. अब सॉल्युबिलिटी को भी अपन वापस दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. सॉल्युबिलिटी को अपन दो पार्ट में कौन कौन से डिवाइड कर सकते हैं? एक तो सॉल्युबिलिटी कौन सी लिखनी है अपन को? सॉलिड इन लिक्विड. सॉल्युबिलिटी कौन सी है? सॉलिड इन लिक्विड. और दूसरा जो आएगा वो कौन सा आएगा? गैस इन लिक्विड. तो ये दोनों सॉल्युबिलिटी अपन पढ़ेंगे. और फर्स्ट जो टॉपिक अपन करेंगे वो कौन सा करेंगे? सॉलिड इन लिक्विड. और सेकंड टॉपिक कौन सा करेंगे अपन? गैस इन लिक्विड. तो ये नेक्स्ट टर्म्स यूज करते हैं सॉलिड इन लिक्विड का. तो मान लो सॉलिड जो है, सॉलिड इन लिक्विड. अब ये सॉलिड इन लिक्विड की जो सॉल्युबिलिटी है, और ये ऐसा एग्जांपल मैंने अभी बताया था, शुगर का वाटर में जो सॉल्यूशन बनाना है वो कौन सी सॉल्युबिलिटी है? सॉलिड इन लिक्विड. अब सॉलिड इन लिक्विड के अंदर भी अपन कहेंगे सॉल्यूशंस को अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 3 पार्ट में. कौन कौन सा हो सकता है? एक तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सेकंड क्या आएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. और तीसरा क्या आ जाएगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस. तो सॉल्यूशन को सॉल्युबिलिटी के बेस पे मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है. किसकी सॉल्युबिलिटी को? सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को. सैचुरेटेड में क्या होगा? अभी जो मैंने एक एग्जांपल दिया था उसमें ये बताया था कि ये वाटर है और इस वाटर के अंदर जो शुगर की जो सॉल्युबिलिटी आई है वो कितना आया? 20 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर. तो मैक्सिमम 20 ग्राम तक डिज़ोल्व हो सकता है. उसके अलावा आप मान लो एक्स्ट्रा डालते हो शुगर, तो वो घुलेगी नहीं, डिज़ोल्व नहीं होगी. तो इसका मतलब ये 20 ग्राम जब मैंने 100 ग्राम ऑफ वाटर में डाला है, 100 ग्राम वाटर में डाला है, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये कौन सा वाला बनेगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशंस. ये जो सॉल्यूशन कौन सा बना? सैचुरेटेड. जब आपने 20 ग्राम शुगर को 100 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व किया. अब इससे ज़्यादा अमाउंट अपन डिज़ोल्व नहीं कर सकते, तो ये सैचुरेटेड हो जाता है. मान लो यहाँ जो अपन ने 20 की जगह सिर्फ कितना काम में लिया? 10 ग्राम. तो यहाँ अपन ने कौन सा काम में ले लेते हैं? मान लो 10 ग्राम शुगर डाल दिया. 10 ग्राम शुगर डाल दिया. अब 10 ग्राम शुगर डाल दिया 100 ग्राम में, लेकिन इसका मैक्सिमम अमाउंट कितना डाल सकते हैं अपन? 20 ग्राम तक. तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये कौन सा बन जाएगा? अनसैचुरेटेड. जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट क्या है? कम है, उसको क्या बोलेंगे अपन? अनसैचुरेटेड. तो यहाँ अपन ने 10 ग्राम जब डालेंगे और 100 ग्राम वाटर के अंदर, तो अनसैचुरेटेड बन गया सेकेंड पार्ट. और यहाँ सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया? अब अपन कहते हैं इसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी 20 ग्राम शुगर की है, तो यहाँ अपन मान लो इसमें 30 ग्राम तक डाल दिया. इसमें कितना डाल दिया मैंने? 30 ग्राम शुगर. लेकिन ये घुलेगा नहीं, पूरा डिज़ोल्व नहीं होगा. अब इसको क्या करना? डिज़ोल्व करने के लिए हीट करना पड़ेगा, और हीट करते ही ये पूरा क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा. अब अपन कहेंगे ये जो सॉल्यूशन बना है ये कौन सा बन गया है? सुपर सैचुरेटेड. तो 3 टाइप के सॉल्यूशन बन सकते हैं. कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है, उसके बेस पे अपन ने कितने पार्ट किए थे? इसके 3 पार्ट्स किए थे. अब अपन बताएंगे इसमें इन सॉल्युबिलिटी को फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करेंगे. तो आगे जो बात करेंगे अपन क्या करेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. तो कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, ये अपन फैक्टर्स के लिए बात करते हैं. कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे? तो ये फैक्टर्स फर्स्ट जो अपन लेंगे, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट.
ये फर्स्ट फैक्टर है। सेकंड फैक्टर आएगा अपना टेम्परेचर, और थर्ड फैक्टर आ सकता है प्रेशर। तो ये तीन टाइप के फैक्टर्स है जो किसकी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो यहाँ वर्ड याद रखना है, कौन से फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे अपन, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। ये फैक्टर्स अपन करेंगे। सबसे पहले कौन सा बताया मैंने, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सेकंड कौन सा है, टेम्परेचर। और थर्ड फैक्टर कौन सा है, प्रेशर। ये तीन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। उसमें से भी पहले अपन बात कर लेते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो देखो यहाँ मैं बता रहा हूँ कि जैसे एक कंटेनर में मैंने ये सॉल्वेंट ले लिया, मान लो वाटर ले लिया। अब ये मैंने वाटर लिया। अब वाटर जो है एक पोलर सॉल्वेंट है। अब यहाँ जब इसके अंदर जब मैं डालूँगा सॉल्यूट डालूँगा, वो भी कौन सा होना चाहिए, पोलर। तो यहाँ अगर मैं लूँगा तो ये NaCl ईजीली डिज़ोल्व हो जाएगा, या अपन कहते हैं शुगर डिज़ोल्व हो जाएगा, या KCl हो जाएगा, KNO3 हो जाएगा। ये सारे सॉल्ट इसमें वाटर में इजीली डिज़ोल्व हो जाएंगे। अब यही क्यों होंगे, इसकी जगह अगर नेफ्थलीन या कपूर डालूँगा मैं तो वो पानी में नहीं घुलेगा, या कोई भी एक नॉन पोलर सॉल्यूट अगर डालेंगे तो वो नहीं घुलेगा, डिज़ोल्व नहीं होगा। तो इसका रीज़न क्या है, वाटर जो है वो कौन सा सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट। ये पोलर सॉल्वेंट है। अब पोलर सॉल्वेंट में जो ये जो सॉल्यूट भी मैंने मिक्स किया है उनका भी नेचर कैसा है, ये भी कौन से नेचर का है, पोलर नेचर का। तो अपन ये लिख सकते हैं इसके अंदर, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही एक ही सेम नेचर के हैं तो वो इसमें इजीली क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, सॉल्यूबल हो जाएंगे। अगर मान लो ये दोनों सेम नेचर के नहीं हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी उसमें मिक्स नहीं होगी, या अपन कहते हैं वो सॉल्यूट उस वाटर में या सॉल्वेंट में मिक्स नहीं होता है। तो सबसे पहला जो अपन फैक्टर्स बात करें, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट पोलर है और सॉल्वेंट भी पोलर है तो वो दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का नेचर सेम है। क्योंकि सेम नेचर वाले जो चीज़ें आपस में इजीली मिक्स हो जाती है, जैसे अपन कहते हैं कि मान लो दो स्टूडेंट बैठे हैं, ए और दूसरा कौन सा है, बी। अगर ये मान लो बातें कर रहा है और वो भी बातें करने वाला है, तो दोनों का अगर नेचर सेम है तो दोनों की ये आपस में जमेगी, या दोनों आपस में पास पास में बैठेंगे। मान लो ये ए नहीं बोलने वाला स्टूडेंट, पढ़ने वाला है, ऐसे कम ही होते हैं, लेकिन ये ए पढ़ने वाला और बी जो है वो नहीं पढ़ने वाला, बातें करने वाला। अब इन दोनों का नेचर सेम नहीं है तो वो दोनों पास में भी नहीं बैठना चाहते। तो यहाँ पे भी यही चीज़ बता रहे हैं अपन कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का नेचर सेम है तो वो इजीली आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। लेकिन अगर नेचर सेम नहीं है तो वो आपस में मिक्स नहीं होंगे। इसके लिए मैं एग्जांपल दूंगा, अगर नेफ्थलीन या कपूर को पानी में डालेंगे तो वो नेफ्थलीन जो है पानी में मिक्स नहीं होगा, जबकि वही नेफ्थलीन आप अगर ऑयल में या घी में मिक्स कर देते हैं तो वो इजीली मिक्स हो जाएगा, क्योंकि नेफ्थलीन जो है वो कौन से नेचर का है, नॉन पोलर। और जो ऑयल है या घी है ये भी कौन से नेचर का है, नॉन पोलर। अगर नॉन पोलर को नॉन पोलर में मिक्स करेंगे तो वो इजीली मिक्स होगा, और अगर पोलर को नॉन पोलर में मिक्स करेंगे तो वो मिक्स नहीं होगा। यही अगर अपन बात करते हैं नमक NaCl, और NaCl को अगर ऑयल में मिक्स करना है तो वो नहीं होगा, लेकिन अगर NaCl को वाटर में मिक्स करना है तो वो इजीली घुल जाएगा। तो ये फर्स्ट फैक्टर अपन ने बताया है। कौन सा फैक्टर्स हो गया अपना, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट का भी नेचर पोलर और सॉल्वेंट का भी नेचर क्या होना चाहिए, पोलर होना चाहिए, तभी वो आपस में क्या हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं, अदरवाइज वो मिक्स नहीं होंगे। सेकंड जो बात करते हैं अपन, टॉपिक जो बात करते हैं सेकंड फैक्टर्स जो है वो कौन सा है, टेम्परेचर। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब इस पे कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, तो अपन कहते हैं जनरली क्या होता है कि एक कंटेनर के अंदर आप लेते हो मान लो लिक्विड, वाटर ले लिया। अब वाटर के अंदर अपन ने कहता है कि एक चम्मच आपने या एक स्पून आपने क्या डाल दिया है, NaCl डाल दिया, तो ये धीरे धीरे मिक्स हो जाएगा। लेकिन यही अपन एक कंटेनर और लेते हैं और इसमें भी पानी लिया, वाटर ले लिया, लेकिन ये हॉट वाटर लिया। ये कौन सा वाटर है, हॉट वाटर। और इसमें आपने जो है मिक्स कर दिया है, वो कौन सी चीज़ मिक्स करी है, NaCl सेम क्वांटिटी का।
तो अपन देखेंगे इसमें जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा और इसमें टाइम लगेगा। मान लो इसमें 10 सेकेंड में डिजॉल्व हो गया, 10 सेकेंड, तो इसमें कितना लग रहा है 1 मिनट, 1 मिनट में डिजॉल्व हो रहा है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है कि भाई यहाँ जो अपन पानी में डिजॉल्व करें नमक को, लेकिन कौन सा पानी लिया, वाटर कौन सा लिया, हॉट वाटर, इसमें इजीली सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन ठंडे पानी में या कोल्ड वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ अपन यही बता रहे हैं कि वास्तव में जो सॉल्युबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। अब टेम्परेचर पे भी डिपेंड करने के लिए अपन बताते हैं जनरली रिएक्शंस दो टाइप की होती है, एक तो कौन सी होती है एक्सोथर्मिक, और दूसरी कौन सी होती है एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में यही डिफरेंस है। देखो एक्सोथर्मिक का मतलब, एक्सो का मतलब बाहर निकलना, जब कोई रिएक्शंस में या कोई सॉल्यूशंस में हीट बाहर निकल रही है, इवॉल्व हो रही है, रिमूव हो रही है, तो वो कौन सा रिएक्शंस हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। और जब अपन कहते हैं कि भाई एंडोथर्मिक में अगर हीट एब्जॉर्ब करता है, ये जो मैंने कहा है कि भाई सॉल्ट को वाटर में डाला और डालने के बाद में यहाँ पर जो है हीट जो है वो बाहर से अंदर आ रही है, तो वो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, एंडोथर्मिक। क्योंकि आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो, एक गिलास पानी लेना, उसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल देना, नमक डाल के घोलने के बाद में देखेंगे तो वो ग्लास थोड़ी सी ठंडी हो गई, ठंडी हो गई, इसका मतलब कौन सा टॉपिक, कौन सा ये रिएक्शन हो गया, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में जनरली क्या होता है, अगर अपन इनमें हीट देंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज। तो यहाँ ध्यान रखना है कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है और एंडोथर्मिक में अगर आप टेम्परेचर या हीट दे रहे हैं तो वो रिएक्शंस में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो वो जल्दी घुल जाएगा। लेकिन वही रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल देके बताता हूँ मैं, कि मान लो यहाँ पर आपने जो है इसमें NaCl नहीं लिया, कौन सी चीज़ नहीं ली है, NaCl नहीं लिया है, और उसकी जगह आपने क्या डाल दिया, NaOH डाल दिया, ये NaOH डाल दिया। अब NaOH डालने के बाद में अपन को मालूम है कि NaOH का जो नेचर है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस करता है। या घर पे भी अपन ये कर सकते हैं, कास्टिक सोडा लेके आते हैं और उसको पानी में डालते हैं तो वो पानी गर्म हो जाता है। अब गर्म हो गया, इसका मतलब वो कौन सी रिएक्शंस है, एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक में ये ध्यान रखना है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई। ये अपन देखते भी हैं घर पे, जैसे बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं या घर पे जो वर्क करते हैं, चूने का काम जो होता है, तो जैसे पानी के अंदर या पानी की कंटेनर के अंदर जब अपन चूना डालते हैं तो वो पानी थोड़ा सा गर्म हो गया। अब गर्म हो गया, इसका मतलब वो कौन सी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक। तो जब चूने को आपको पानी में या लाइम को आपको पानी में डिज़ोल्व करना है तो उसके लिए अपन ठंडे पानी का यूज़ करते हैं, न कि गर्म पानी। तो अगर इस रिएक्शन में टेम्परेचर, अगर आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम, तब कौन सी चीज़ बढ़ जाएगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, यहाँ बढ़ेगी। अगर टेम्परेचर कम करेंगे तब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, कौन सी रिएक्शन में बढ़ जाएगी, एंडोथर्मिक में। जबकि एक्सोथर्मिक में थोड़ा सा उल्टा होता है। ये दोनों जो प्रिंसिपल काम करते हैं ली चैटेलियर प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ली चैटेलियर ने ये बोला था, कोई भी रिएक्शन जैसे हो रही है एक्सोथर्मिक है तो उसका उल्टा करेंगे तो वो रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो जाएगी या उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे एक्सो में ऑलरेडी हीट बाहर निकल रही है और हीट बाहर निकल रही है और आप एक्स्ट्रा हीट अगर दोगे तो वो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी या सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर उसको अपन ये टेम्परेचर जब एक्सोथर्मिक के अलावा एंडोथर्मिक में अगर देखते हैं तो अगर अपन कहते हैं उसमें एंडोथर्मिक में अगर हीट देंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर कम करेंगे तो बढ़ेगी और एंडोथर्मिक में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर देंगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये फैक्टर्स को अपन को ध्यान रखना है टेम्परेचर का। इसके अलावा कुछ सॉल्ट ऐसे भी होते हैं तो एक लिमिटेड टेम्परेचर तक तो इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे Na2SO4 .10H2O, इसको ग्लोबल सॉल्ट भी बोलते हैं। इसको अगर अपन पानी में डालते हैं तो एक रेंज तक, एक लिमिट तक 32.4 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब तक तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी।
लेकिन इससे ज़्यादा अगर अपन और ज़्यादा हीट करेंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होना चालू हो जाएगी। तो ये ग्लोबल सॉल्ट के लिए कुछ एक्सेप्शंस है, उसके लिए अपन ने ये टेम्परेचर का फैक्टर्स बताया है। तो यहाँ अपन को कुछ मालूम होना चाहिए कि भाई ये कैसे टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। अब थर्ड फैक्टर अपने पास आ रहा है, वो है प्रेशर। मतलब प्रेशर पे इस पे क्या इफेक्ट होगा। मान लो एक कंटेनर ले लिया आपने और इसके अंदर आपने पानी डाल दिया और पानी में 1 चम्मच सॉल्ट भी डाल दिया। सॉल्ट कौन सा ले लिया मैंने, NaCl। अब डालने के बाद में अब आप कह रहे हो मैं एयर का प्रेशर लगा रहा हूँ यहाँ पे या कुछ प्रेशर लगा रहा हूँ, तो इनकी सॉल्युबिलिटी पे कोई ज़्यादा चेंजेज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि NaCl जो है ये कंप्रेसिबल नहीं है, ये कंप्रेस होगा नहीं। और लिक्विड में भी ये कंप्रेसिबल नेचर थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। तो अपन कहते हैं इनका इस पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। कौन से फैक्टर्स का इफेक्ट नहीं हो रहा है, प्रेशर का। और प्रेशर का कौन सी सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट नहीं हो रहा है, सॉलिड की लिक्विड के अंदर, सॉलिड इन लिक्विड। तो यहाँ इस फैक्टर्स का कोई मेजर इफेक्ट नहीं हो रहा है प्रेशर का। तो मैंने इस टॉपिक के अंदर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के अंदर 3 फैक्टर्स का यूज किया है। वो कौन कौन से फैक्टर्स है एक बार रिवाइज करते हैं अपन। फर्स्ट था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और सेकंड था टेम्परेचर, और थर्ड फैक्टर था प्रेशर। प्रेशर का इसमें कोई रोल नहीं है, तो अपने पास 2 फैक्टर्स बचे। एक तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर का मैंने बता दिया था आपको कि भाई अगर आपके पास पोलर नेचर का सॉल्यूट है तो उसके लिए पोलर नेचर का ही सॉल्वेंट होगा, तो वो दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। लेकिन अगर नॉन पोलर है तो उसके लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट ही चाहिए, नॉन पोलर पोलर में मिक्स नहीं होगा। सेकेंड फैक्टर्स मैंने बताया था टेम्परेचर, और टेम्परेचर में 2 टाइप की रिएक्शंस बताई थी, या 2 टाइप की जो सॉल्युबिलिटी बताई थी वो थी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में। एक्सोथर्मिक में अगर हीट या टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और एंडोथर्मिक में जब अपन हीट ज़्यादा करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ सकती है। तो ये फैक्टर्स अपने कंप्लीट हुए। ये फैक्टर्स कौन से टॉपिक को कंप्लीट किया अपन ने, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं अपन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये फैक्टर्स अपन कंप्लीट करते हैं। इसमें भी सेम है, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर होगी या नहीं होगी, पहले अपन एग्जांपल देके बताते हैं। मान लो एक कंटेनर ले लिया आपने और इस कंटेनर के अंदर वाटर डाला हुआ है। अब वाटर में एयर या गैस अवेलेबल है या नहीं है, आपको कैसे मालूम चला कि भाई इसके अंदर गैस भी हो सकती है। तो नॉर्मली अपन कहते हैं फिशेज जो है, मछलियाँ जो है वो पानी के अंदर रहती है, सी वाटर के अंदर रहती है, पॉन्ड के अंदर, लेक के अंदर रह सकती है। इसका मतलब फिशेज को लिविंग होने के लिए कौन सी चीज़ चाहिए, ऑक्सीजन। और यहाँ से अपन को मालूम चल रहा है कि भाई एक्चुअल में ऑक्सीजन या कोई गैस जो है वो लिक्विड में डिजॉल्व होती है, तभी तो अपन कौन सी सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे यहाँ पे, गैस इन लिक्विड। तो कहने का मतलब कोई भी वाटर का कंटेनर है उसमें कुछ क्वांटिटी किसकी हो सकती है, गैस की। अब गैस O2, N2 या CO2 हो सकता है। तो यहाँ अपन बताएंगे कि एक जो इसमें जो फैक्टर्स है, जैसे यूनिट वॉल्यूम के अंदर, यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो गैस का अमाउंट होगा उस गैस के अमाउंट को अपन क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब किसी गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा भी हो सकती है और किसी गैस की क्या हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो इसमें भी वही 3 फैक्टर्स का यूज करेंगे अपन, जो अपन ने प्रीवियस जो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर अपन ने पढ़ा था, उसी फैक्टर्स का यूज यहाँ अपन करेंगे। तो अपन इसको समझाते हैं। तो यहाँ अपन फैक्टर्स, फर्स्ट फैक्टर्स अपन बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट गैस एंड सॉल्वेंट लिक्विड। नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड, इन दोनों के नेचर पे किसकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी, गैस इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी। तो अपन नेचर के बारे में बताते हैं। नेचर मैंने बता दिया था आपको, 2 नेचर के होते हैं, एक तो पोलर और दूसरा कौन सा होता है, नॉन पोलर्स। तो यहाँ अपन ने बात करा था कि भाई कुछ गैसेस जो होती है, जैसे अमोनिया है, HCl है,
या SO2 है, ये गैसेस जो होती है वो पोलर नेचर में आती है। ये भी गैसेस फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं, लेकिन अपन गैस की बात करें, ये तीनों गैस इस फॉर्म में मिल सकते हैं। और ये कौन से नेचर की गैस है अपने पास, इनको कौन सी नेचर के बोलेंगे अपन, पोलर। अब यहाँ पर कुछ गैस और लिख रहा हूँ मैं, O2, N2, CO2 या और भी XYZ गैसेज हैं। ये जो गैस है ये कौन से नेचर की है, यहाँ पे नॉन पोलर। तो मेरे पास दो टाइप की गैसेज आ गई, एक तो पोलर है और एक क्या है, नॉन पोलर। अब यहाँ अपन बात करते हैं, एक मैंने सॉल्वेंट ले लिया, और सॉल्वेंट कौन सा लिया है, वाटर। ये सॉल्वेंट कौन सा लिया है, वाटर। अब इस वाटर के अंदर अपन कह सकते हैं कि मान लो पोलर वाली गैसेज ज़्यादा घुलेगी या नॉन पोलर, तो सेम फैक्टर्स, वो पुराना वाला फैक्टर्स ही यहाँ काम करेगा। इसमें अपन बताएंगे कि पोलर गैसेज की सॉल्युबिलिटी किसके अंदर ज़्यादा रहेगी, वाटर के अंदर। क्यों रहेगी, क्योंकि ये अगर पोलर है तो वाटर भी कौन से नेचर का है, ये भी तो पोलर नेचर का है। अगर सेम नेचर वाले जो आपस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो पोलर अगर वाटर है तो ये भी पोलर है और इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसमें भी अपन कहते हैं कि इनका एब्जॉर्प्शन फैक्टर अमोनिया का सबसे ज़्यादा, फिर HCl का, और सबसे कम किसका है यहाँ पे, SO2 का। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं कि भाई सबसे जो एब्जॉर्प्शन फैक्टर्स या सॉल्युबिलिटी फैक्टर्स अमोनिया का, फिर HCl का, फिर SO2 का, फिर अपन लिख सकते हैं O2 का, CO2 का और N2 का। तो ये CO2 यहाँ आगे भी आ सकता है, यहाँ अपन वापस लिख देते हैं इसको, CO2 और O2 फिर N2। तो यहाँ मैंने ऑर्डर जो लिखा है, देखो यहाँ पे तीन गैसें जो है, ये तीनों कौन सी है, पोलर। तो पोलर वाली की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर ज़्यादा होगी, और उसमें भी अमोनिया की, जिसमें जितना ज़्यादा पोलरिटी होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। और उसके बाद HCl, SO2, फिर CO2, O2 और N2, ये जनरली नॉन पोलर में आती है, तो इनकी इस वाटर में सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, कम होती है। तो यहाँ फैक्टर्स ये अफेक्ट करता है। अब यहाँ अगर बात करते हैं कि मान लो मैंने वाटर की जगह ऑयल ले लिया या मैंने बेंजीन ले लिया, बेंजीन कौन सा सॉल्वेंट होता है, नॉन पोलर। तो अब ये अपन कह सकते हैं N2, O2 और CO2, इनकी सॉल्युबिलिटी बेंजीन के अंदर या ऑयल के अंदर थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन इनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी अमोनिया, HCl और SO2, इन गैसेज की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ इस फैक्टर्स के बारे में अपन ने बताया अभी, नेचर पे डिपेंड करता है। गैस अगर पोलर है तो सॉल्वेंट या लिक्विड जो है वो भी पोलर होना चाहिए, ताकि उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। और अगर गैस नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर, ताकि सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। अगर पोलर को नॉन पोलर में मिक्स करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ सॉल्युबिलिटी का फर्स्ट फैक्टर अपन ने बता दिया है, कौन सा बताया है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट गैस, गैस एंड लिक्विड का। अब सेकंड जो टॉपिक आएगा, सेकंड जो टॉपिक आएगा अपना, वो है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर पे कैसे इसकी सॉल्युबिलिटी, गैस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी, तो अपन ये एग्जांपल करके बताते हैं कि ये मैंने जो कंटेनर लिया है और इस कंटेनर के अंदर क्या भरा हुआ है, वाटर, और इस वाटर के अंदर जो है वो कुछ गैसेज है, CO2, N2 या O2 हो सकती है इसके अंदर। तो ये गैसेज है और ये जो है वाटर के अंदर मिक्स है। अब अपन इसको अगर गर्म करेंगे, ये गर्म करना स्टार्ट किया मैंने, हीट दिया इसको। जब हीट देंगे तो यहाँ जो इसमें से जो कुछ बबल्स बाहर निकलेंगे, बबल्स का मतलब है गैस एस्केप होगी, बाहर निकल जाएगी। वो बाहर निकल रही है, कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर पे क्यों ये गैस बाहर निकल रही है, क्योंकि अगर अपन किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो उसके अंदर जो सॉल्यूबल गैस है उन सब की कौन सी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। अगर अपन टेम्परेचर या हीट देंगे तो कौन सी एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। और गैस की अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी
तो गैस के पार्टिकल इसमें से क्या होने लग जाएंगे, बाहर निकलने लग जाएंगे, रिमूव होने लग जाएंगे। तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये एक फैक्टर्स है जो अपन ने बताया इसमें कि भाई अगर आप कोई भी सॉल्वेंट को या लिक्विड को गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो उसके अंदर से गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। और वो रिमूव क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अगर अपन हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर दे रहे हैं, और टेम्परेचर दे रहे हैं तो उससे कौन सी एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी अगर गैस की ज़्यादा होगी तो वो इस सरफेस से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखेंगे, सॉल्युबिलिटी। तो ये फैक्टर्स को ध्यान रखना है। सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट होगा या नहीं होगा, तो यहाँ होगा। और अगर टेम्परेचर देंगे तो गैस के पार्टिकल्स जो है वो कम हो जाएंगे, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब लास्ट जो तीसरा फैक्टर्स है अपना, प्रेशर। अब ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछले वाले में तो क्वेश्चन बने नहीं बने, लेकिन इस पे ज़रूर एक क्वेश्चन बन सकता है। और किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा वो अपन बताएंगे यहाँ पे। तो थर्ड फैक्टर्स की बात करते हैं, प्रेशर। प्रेशर पे कैसे कोई गैस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी या नहीं करेगी, या क्या फ़र्क पड़ेगा इस पे, प्रेशर का इफेक्ट होगा या नहीं होगा, वो फैक्टर्स अपन इसमें समझाते हैं। तो देखो भाई, इसमें प्रेशर का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो एक कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर के अंदर अपन ने क्या भरा हुआ है, लिक्विड। ये लिक्विड है, मान लो वाटर है। अब यहाँ जो है गैस के पार्टिकल्स हैं, ये गैस के पार्टिकल्स हैं, कोई भी मान लो O2 या CO2 गैस है। यहाँ एक अपन ने पिस्टन लगा दिया और ये पिस्टन अपन इसको कंप्रेस कर रहे हैं, नीचे की तरफ फ्लो कर रहे हैं। तो जैसे जैसे अपन इसको कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो ये जो गैस के पार्टिकल है वो किस में एंटर करेंगे, लिक्विड के अंदर। तो सीधा सा चीज़ है कि एक्चुअल में इस पे प्रेशर का इफेक्ट होगा, किसकी सॉल्युबिलिटी पे ये इफेक्ट होगा, इसमें प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का इफेक्ट होगा। अब कैसे होगा ये अपन फॉर्मूला बताएंगे यहाँ पर। मास ऑफ सॉल्युबल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस। अगर यहाँ कितना गैस डिजॉल्व होगा, उस गैस की क्वांटिटी को अपन क्या मानते हैं, एम। एम क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्युबल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। अब जितना प्रेशर अपन यहाँ लगाएंगे उतना ही इसके अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ अपन ने एक फॉर्मूला लिया, एम प्रोपोर्शनल टू पी, और इसको अपन क्या बोलते हैं, हेनरीज प्रिंसिपल या हेनरीज लॉ। हेनरी HENERY, हेनरीज लॉ। और हेनरी ने ये बोला था किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, प्रेशर पे। जितना ज़्यादा अपन प्रेशर लगाएंगे उस गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्युबल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। अब यहाँ मैंने मान लिया एक ही टाइप की गैस है, मान लो ऑक्सीजन ही है, तो अपन ने सीधा बता दिया कि ये ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी जो है वो इसके प्रेशर पे डिपेंड करेगी। अब यहाँ m इजिकल टू क्या हो जाएगा, Kp। तो यहाँ अपन लिख देंगे m क्या है यहाँ पर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। और k क्या है, k को लिखेंगे कांस्टेंट। और p क्या है, p लिखेंगे प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस। तो ये फॉर्मूला जो है अपन को याद रखना है यहाँ से यहाँ तक कि m प्रोपोर्शनल टू p, और m इजिकल टू क्या हो जाएगा, Kp। और m क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, k कांस्टेंट, और p क्या है, प्रेशर ऑफ गैस। अगर एक ही टाइप की गैस है तो मान लो यहाँ इसके अंदर 2-3 गैसों का मिक्सचर हो गया, O2 भी हो गया, CO2 भी हो गया, और इस लॉ को कौन सा लॉ बोलते हैं अपन, हेनरीज लॉ। इसमें एक और फॉर्मूला हेनरी ने बताया था कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अगर मान लो मैंने कहा कि भाई इस कंटेनर के अंदर जो अपन लिक्विड है
और इस लिक्विड के अंदर 2-3 गैसें हैं, कौन कौन सी गैसें हैं? CO2 भी है, साथ में O2 भी है या N2 भी है, और इस पे फिर आप प्रेशर लगा रहे हैं, तो कौन सी गैस कितनी ज़्यादा घुलेगी इसके अंदर, वो किस पे डिपेंड करता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। जिस गैस का मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ अपन लॉज को लिखेंगे एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या लिखेंगे? एट द कांस्टेंट टेम्परेचर मोल फ्रैक्शन ऑफ soluble gas is directly proportional to partial pressure of gas, partial pressure ऑफ गैस। अगर 2 से ज़्यादा गैसेज है तो ये लॉ अपन को, इस लॉ को भी कौन सा लॉ बोलते हैं? हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ। हेनरी ने ये भी बोला था एट द कांस्टेंट टेम्परेचर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूबल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो यहाँ जो गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है? मोल फ्रैक्शन पे। अब यहाँ जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH, और यहाँ क्या लगा दिया? X। ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, ये भी हेनरी ने बताया था कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर जो है वो किसके इक्वल होगा? KH का मतलब क्या हो गया? हेनरीज कांस्टेंट, और X का मतलब क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ P क्या है? P का मतलब क्या लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। और KH को क्या लिखेंगे बताओ? हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। और यहाँ जो X है, X क्या हो गया यहाँ पे? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो ये अपना हेनरीज लॉ कंप्लीट हुआ यहाँ पर। हेनरीज लॉ के लिमिटेशंस या इसके फैक्टर्स जो है वो अपन कल समझाएंगे आगे कि इसमें क्या क्या फैक्टर्स जो है अफेक्ट कर सकते हैं और कौन से फैक्टर्स पे हेनरीज लॉ अप्लाई होता है, ये कल अपन करेंगे इसको। थैंक यू स्टूडेंट्स।